दिवाली आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम से लैस हिंदुस्तान का सबसे घातक अस्त्र एलएसी पर धूम धड़ाका करने के लिए तैनात कर दिया गया है। यकीन मानिए, शिव का यह अस्त्र पीएलए के लिए साक्षात मौत की तरह है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने अपने देसी जंगबाज के अलावा रूसी अग्निवर्षक को भी अरुणाचल असम बॉर्डर पर तैनात किया है। आखिर कैसे सरहद के इन डबल पहरेदारों के रडार पर लाल सेना के कैंप हैं? कैसे ये ब्रह्मास्त्र ड्रैगन के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे? और कैसे 44 सेकंड के भीतर चीन की युद्ध वाली सनक काफूर हो जाएगी? देखिए लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सबसे सेंसिटिव जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ड्रैगन की सरजमी से चंद किलोमीटर दूर भारतीय सेना ने एक नहीं बल्कि 2 ऐसे जंगबाजों की तैनाती की है जिनके बारूदी ट्रेलर भर से बैटल ग्राउंड थर्रा जाए। जिनपिंग की बुजदिल ब्रिगेड के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खुद चीन के प्रेसिडेंट अरुणाचल असम बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने पिनाका और BM-30 स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है। मकसद है भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन को चेतावनी देना। भारत और चीन के बॉर्डर पर इन इलाकों के अंदर फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में ना सिर्फ आर्टिलरी गन्स बल्कि ऐसे मिसाइल्स को भी लगाया गया है जो आप कह सकते हैं कि इन्हें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स भी कहा जाता है। ये पिनाका है और अगर आप मोटे तौर पर देखें तो पिनाका लॉन्चर जो है वो तैनात की जा रही है। ये एक इस तरीके से मानिए कि 12 इसमें होते हैं लॉन्चर्स जो करीबन 50 सेकंड के अंदर ही 12 फायर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि पिनाका ना सिर्फ मार्क 1 जो है वो 40 किलोमीटर की रेंज है बल्कि इसका मार्क 2 जो है वो 75 किलोमीटर की रेंज वाला है। और इम्पॉर्टेंट अभी ये भी है कि जब भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है तो ना सिर्फ भारत की जो एडी गन्स है आर्टिलरी हैं बल्कि पिनाका मिसाइल सिस्टम जो है इनको भी तैनात किया गया। यकीन मानिए, अभी तो LAC के पास इन दोनों विध्वंसकों की सिर्फ तैनाती हुई। अगर दोनों MBRL एक्शन में आए तो कोई शक नहीं, ड्रैगन की धरती पर बारूद बरसेगा, क्योंकि दोनों जंगबाज विनाशकारी जलजले के लिए जाने जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है हिट एंड डिस्ट्रॉय। अभी अरुणाचल और असम के बॉर्डर पर पिनाका मिसाइल को तैनात करना या फिर उनको लोकेट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लॉन्ग रेंज यानी करीबन मान के चलिए कि 40 और इसके जो एडवांस वर्जन है मार्क 2 वर्जन अगर 75 किलोमीटर का है तो ये दूर बैठे कहीं से भी 75 किलोमीटर के एरिया को टारगेट कर सकते हैं। और अभी हम दिखाएंगे कि कैसे अभी इनको ऑपरेट करने की एक ड्रिल चल रही है और ये ड्रिल इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी जो इसकी बैटरीज है उनको ऊपर किया गया है। मैं आपको बता रहा था कि करीबन कुछ ही सेकंडों में करीबन 50 सेकंड में ये 12 फायर कर सकती है। ये है इसका इंपॉर्टेंस और यही वजह है कि इसने इस स्ट्रैटेजिकली वेपन्स को लगातार इन लोकेशंस पर डिप्लॉय भी किया गया है। सबसे पहले बात पिनाका MBRL की, तो आपको बता दें कि शिव के धनुष का नाम पिनाक था। प्राचीन कथाओं में महादेव के उस धनुष को लेकर दावा किया जाता था कि उसकी टंकार मात्र से ही बादल फट जाते थे।
धरती डोलने लगती थी। उसी नाम से प्रभावित होकर डीआरडीओ ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैयार किया। पूरी तरह स्वदेशी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर इसलिए भी खास है क्योंकि ये लड़ाका अपने ताबड़तोड़ प्रहार से दुश्मनों के ठिकानों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकता है। कैसे, ये जानिए। पिनाका मिसाइल की मारक क्षमता 40 से 65 किलोमीटर तक है। पिनाका 44 सेकंड के भीतर 72 मिसाइलें दाग सकती है। हर मिसाइल अपने साथ 250 किलो बारूद बरसा सकती है। पिनाका में एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम लगा है। पिनाका अपने टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाती है। पिनाका के 2 वर्जन मार्क 1 और मार्क 2 तैयार कर लिए गए हैं। जहां एक तरफ पिनाका देसी योद्धा है तो वहीं BM-30 स्मर्च MBRL रूसी सेना का जंगबाज है। इंडियन आर्मी ने रूस से इस लड़ाके की खेप को खरीदा है और इसे पिनाका MBRL के साथ LAC के वॉर जोन में तैनात किया है ताकि चीन की हर साजिश को जवाब दिया जा सके। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत का सबसे ज़्यादा टेरेन या सबसे बड़ा इलाका पहाड़ी इलाका है। ऐसे में इन वेपन्स को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब भारत ने ऐसी काबिलियत हासिल की है कि ना सिर्फ अरुणाचल के इलाकों में बल्कि ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में भी इस तरीके के वेपन्स को आसानी से मूव किया जा सकता है। मोटे तौर पर जो बताया जाता है कि अगर पिनाका या स्मर्च को तैनात किया जाए तो करीबन 40 से 44 सेकंड के अंदर दोनों ही 12 से 10 राउंड फायर कर सकते हैं और कुछ ही सेकंडों के अंदर दूसरे राउंड्स के लिए तैयार भी हो सकते हैं। यानी लगातार इनके इस्तेमाल को एक जगह से दूसरी जगह करने से ना सिर्फ आप दुश्मन के अलग अलग इलाकों को टारगेट कर सकते हैं बल्कि अपना डोमिनेंस उन इलाकों में बना सकते हैं, और वो भी पीछे रहकर, यानी करीबन 40 से 50 किलोमीटर पीछे बैठकर आसानी से इनको टारगेट किया जा सकता है। हालांकि इनके एडवांसमेंट या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी रेंज एडवांसमेंट के ऊपर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। MB-30 स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को रूस, सीरिया और काराबाख वार में इस्तेमाल कर चुका है। आपको बता दें कि पिनाका के मुकाबले BM-30 स्मर्च MBRL की मारक क्षमता और अटैक सिस्टम काफी एडवांस है। रूसी डिफेंस के मुताबिक BM-30 स्मर्च MBRL की मारक क्षमता 90 से 100 किलोमीटर तक है। स्मर्च MBRL 30 सेकंड के भीतर 12 मिसाइलें दाग सकती है। हर मिसाइल अपने साथ 235 किलो बारूद बरसा सकती है। Pinaka weapon systems is completely autonomous and the state of weapon system, and they can cover an area of 38 kilometers in mean sea level, and as far as these altitudes are concerned, we can get a significantly enhanced range which further enhances our deep strike capability. One battery of Pinaka with 6 launchers can cover an area of 1000 meters by 800 meters and fire a salvo of 72 rockets in 44 seconds. As far as the Smerch is concerned, this is the longest range conventional artillery system in our inventory with a maximum range of 90 kilometers. And a battery of 4 launchers can fire a salvo of 48 rockets in 40 seconds and cover an area of 1200 meters by 1200 meters. जहां एक तरफ असम और अरुणाचल के बॉर्डर पर सेना की हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ विध्वंसकों की तैनाती की जा रही है, ठीक इसी तरह LAC के आसपास वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोर शोर से तैयार हो रहा है। सेना की मूवमेंट और सप्लाई को रफ्तार देने के लिए सरहद के पास सड़कों और टनल्स का जाल बिछाया जा रहा है। इन्हीं में से एक है सेला टनल। तेरह 13,800 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे लंबी टनल बना रही है। सेला टनल को ऑस्ट्रियन टनलिंग तकनीक के तहत बनाया जा रहा है, वो भी स्नो लाइन पहाड़ों को काटकर, ताकि सर्दियों के मौसम में बर्फ को हटाने की जरूरत ही ना पड़े। अरुणाचल प्रदेश में ना सिर्फ सड़कों को बल्कि टनल्स को लेकर भी बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। और खास बात यह है कि सेला टनल जो एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसको अगले साल यानी 2022 तक पूरा करने की उम्मीद है। हमारे साथ कर्नल परीक्षित हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। सर, खास तौर पे अगर पूछा जाए सेला टनल के बारे में तो क्या है सेला टनल, कितनी बड़ी है? सेला टनल जो परियोजना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 टनल्स हैं। पहला जो टनल है साउथ साइड में बैसाखी साइड से जो आता है वो 980 मीटर का है। उसमें हम 780 मीटर की कटिंग आज तक कर चुके हैं। एंड जो दूसरा टनल है जो अभी हमारे पीछे दिख रहा है, कैमरा से हमारे पीछे दिख रहा है, जिसमें 2 ट्यूब्स हैं वो 1550 मीटर का है। इस 1550 मीटर की एक्सकवेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक।
और अगर अब हमें मैप पे समझाएं, थोड़ा सा हम देख रहे हैं जो अभी, अगर आप बताएं कि ये पहली टनल होगी और ये दूसरी टनल, और खास बात ये है कि ये सेला लेक के ऊपर बनाई जा रही है, तो कितना डिफिकल्ट है। जी जी प्लीज़। अगर आप देखेंगे जो हमारा अब अलाइनमेंट है, हमारा अलाइनमेंट ये जो हमारे पीछे जो पहाड़ है, उस पहाड़ के उस तरफ से ज़्यादा अलाइनमेंट जाता है, जिस पर ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरती है। आज की डेट में जो हमारा रोड है वो सेला लेक के आसपास आता है और फिर वो आगे तवांग को कनेक्ट करता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो ये अलाइनमेंट बनने के बाद इतनी बर्फ़ हमको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा अगर बर्फ़ नहीं गिरेगी और टनल बन जाएगी, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? तो हमको एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी तवांग के लिए, जो यहाँ के लोगों के लिए, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट है उनके लिए, एंड जो भी प्रोडक्ट है तवांग का, उसको पूरे साल नीचे जाने के लिए हमारे को एक फैसिलिटी मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग में सेला सुरंग का निर्माण अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। यकीन मानिए, इस सुरंग के खुलते ही भारतीय सेना के लिए तवांग तक पहुंचना और हथियारों की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। इतना ही नहीं, टनल के बनने के साथ ही ड्रैगन पर दबाव भी बढ़ेगा। मैं इस समय सेला टनल में हूँ। सेला टनल वो टनल है जो अरुणाचल प्रदेश में खास तौर पर तवांग को जोड़ेगी, और ये इसलिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर कई महत्वपूर्ण योजनाएं, सड़क योजना और टनल योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें सेला बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री ने भी इसके एक ब्रेक थ्रू किया था, और इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी आने वाले वक्त में जब ये तैयार हो जाएगी तो भारतीय सेना के लिए साजो सामान रसद ले जाना पूरे साल में आसान हो जाएगा। दरअसल इससे पहले जब सेला के ऊपर से जब साजो सामान जाता था या फिर जो चीज़ें जाती थी, उस समय सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि उस पर बर्फ़ जम जाती थी। हैवी स्नोफॉल के चलते चीज़ें बहुत लेट पहुंचती थी या नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन इस टनल के पहुंच जाने से भारी साजो सामान रसद, यहाँ तक कि टैंक, आर्टिलरी गन भी बहुत आसानी से तवांग तक पहुंच पाएंगी। और तवांग के बाद बुमला यानी एलएसी के इलाकों में अभी इस टनल का लगभग काम बताया जा रहा है कि 70% से ज़्यादा पूरा हो चुका है, और अगले साल इस टनल को जून तक पूरा करने की उम्मीद है, जो अपने टाइम से 1 महीना 2 महीना पहले होगा। 2019 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी और अब इसको बहुत जल्दी पूरा कर लिया गया। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी सेला टनल में दाखिल हुए और ये जानने की कोशिश की कि कैसे 500 से ज्यादा लोगों की टीम इस सुरंग को बना रही है, कैसे इतनी दुर्गम परिस्थितियों में 24/7 काम हो रहा है, कैसे पहाड़ों को काटा जा रहा है। सेला टनल के अंदर रोज प्रतिदिन यानी 500 से 700 लेबर जो है, लोग जो हैं वो लगातार काम करते हैं। इसके अलावा 50 इंजीनियर्स की टीम है जो हर रोज इसके कामकाज को मॉनिटर करती रहती है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर इस ठंड के अंदर लगातार ये लोग यहाँ पर साल भर काम करते रहते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी टनलिंग को फिक्स करने का काम यानी उसको लेवलिंग करने का काम अभी भी जारी है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि इस टनल के बन जाने के बाद भारतीय सेना के लिए कितना मददगार होगा। अभी मैं आपको इसकी स्केप टनल बता रहा था, देखिए ये है इसकी स्केप टनल, यानी बिल्कुल इसी के साथ में जाती हुई ये स्केप टनल है जो यहाँ से दूसरी स्केप टनल की तरफ मुड़ती है। ये इसलिए क्योंकि स्केप टनल के आ जाने के बाद या स्केप टनल के साथ बनने के साथ अगर कभी गाड़ियाँ फंसती हैं, कुछ होता है, तो स्केप टनल की मदद से उनको निकाला जा सकता है। उनके लिए एक अलग से पैच तैयार रहेगा। सरहदी इलाकों के पास सिर्फ टनल ही नहीं बल्कि सेना की आवाजाही के लिए मजबूत सड़कों का जाल बनाया जा रहा है। बीआरओ की टीम एलएसी के आसपास मौजूद इलाकों में सड़क बनाने में दिन रात जुटी है। आपको बता दें कि देश के सीमावर्ती राज्यों में कुल 272 रोड पर काम चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही हैं, जिनकी तादाद 64 के करीब है। पिछले 2 साल में लगातार भारत ने सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम किया, या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वॉर फ्रंट पे काम हुआ है, तो काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस समय मैं अरुणाचल प्रदेश में हूँ। जिस हाइट पे मैं मौजूद हूँ ये 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई है, और अभी जिस रोड पे मैं मौजूद हूँ, अगर आप देखें, ये पहाड़ों के बीच में एक वो स्ट्रैटेजिकल रोड है जिसको डेवलप किया जा रहा है, जिसको बनाया जा रहा है इसलिए ताकि आने वाले वक्त में हमारे सैनिकों के लिए ना सिर्फ अपने मोबिलाइजेशन के लिए बल्कि अपने टैंक्स, आर्टिलरी को ले जाना हो तो उनका काम चले। अगर आप देख रहे हो, ये रोड उस पहाड़ी से इस पहाड़ी को जोड़ेगी। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे कई स्ट्रैटेजिक रोड्स हैं, करीबन 50 से ज़्यादा, जो अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। सबसे ज़्यादा रोड्स अगर आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिकली, तो वो अरुणाचल प्रदेश में ही बनाई जा रही हैं, जिसका मकसद है कि एलएसी के इलाकों को यानी तवांग, बुमला या दूसरे इलाकों को सीधे तौर पर
बाकी देश बाकी राज्यों से जोड़ा जा सके और ये तैयार किया जा सके कि आने वाले वक्त में जब भी ज़रूरत पड़े तो रोड से एक लाइन, जो हमारी रसद की लाइन है, वो कभी भी ना कटे और एयर से जो हम ड्रॉपिंग करते हैं उसकी ज़रूरत इतनी ना पड़े। और इन रोड्स को ऑल वेदर रोड्स बनाया जा रहा है। मोटे आप कह सकते हैं कि जो इनको रोड्स को बनाया जा रहा है, इसका काम बीआरओ बहुत तेज़ी से कर रहा है और रिकॉर्ड समय में बीआरओ ने कई ज़्यादा महत्वपूर्ण, ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि नॉर्थ ईस्ट के यानी अरुणाचल प्रदेश के कई राज्यों में भी इन कामों को पूरा किया है। असल में ड्रैगन को वॉर फ्रंट पर अगर चुनौती देनी है तो विध्वंसकों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलएसी पर चीन बेस कैंप और सड़कें बना चुका है। ऐसे में अगर भारतीय सेना भी दोनों फ्रंट पर मजबूत हो जाती है तो चीन की हेकड़ी नहीं चलेगी। अरुणाचल असम बॉर्डर से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।